नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का अध्याय नंबर 20, जिसका नाम है आधुनिक कृषि। पिछली क्लास के अंदर हमने बात की थी मुर्गी पालन कृषि के बारे में, मशरूम कृषि के बारे में, एपीकल्चर यानी कि मधुमक्खी पालन और साथ के साथ पिसीकल्चर यानी कि मछली पालन। इन सारी कृषियों के बारे में डिस्कस कर लिया हमने पिछली क्लास के अंदर। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं पशुपालन कृषि के बारे में। देखिए, पशुपालन संबंधी कृषि आपके क्या होती है। जो आपके पशु होते हैं जैसे कि गाय है, भैंस है, मुर्गी है, सूअर है, इनको पाला जाता है, इनका पालन पोषण किया जाता है और इनसे उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें गाय की, भैंस की, तो हमें दूध प्राप्त होता है, मुर्गियों से हमें अंडे प्राप्त होते हैं। तो ये उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम इनका पालन करते हैं और इसी को ही अपन पशुपालन संबंधी कृषि कहते हैं। क्लियर? देखिए, कृषि की वह शाखा जो पालतू पशुओं के पालन, पोषण व देखरेख से संबंधित है, पशुपालन कहलाती है। पशुपालन आधुनिक कृषि का एक अभिन्न अंग है क्योंकि दूध, अंडा, मांस जैसे महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ हमें पशुओं से ही मिलते हैं। अगर लोग जो है गाय भैंसों को पालना बंद कर दे तो क्या हमें दूध मिल पाएगा? नहीं। मुर्गियों को पालना बंद कर दे, अंडे मिल पाएंगे? नहीं। तो इन सब का पालन जरूरी है और इसी को ही अपन पशुपालन संबंधी कृषि कहते हैं। गाय व भैंस दूध के, मुर्गियां अंडे, मछलियां, सुअर, मुर्गियां व बकरी मांस के मुख्य स्रोत होते हैं। पशुपालन ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ग्रामीण घरों की आय बढ़ाने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। अब जरूरी थोड़ी है कि हर कोई जो है नौकरी करने जाए। यहाँ पर ये कृषि करके, पशुपालन संबंधी कृषि करके भी अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सकता है। तो गांव में अधिकतर लोग यही करते हैं, गाय भैंस पालते हैं और जो उनसे दूध प्राप्त होता है उनको बेचते हैं। मवेशी यानी कि पशुओं का प्रबंधन। अब इनको पालने के लिए क्या ऐसे ये पल जाते हैं क्या? नहीं, इनका भी पूरा रखरखाव करना पड़ता है। इनको पालने के लिए एक अलग से स्थान बनाना पड़ता है, जिसको अपन देसी लैंग्वेज में कहते हैं ना कि बाड़ा। तो भैंसों को, गायों को इस बाड़े के अंदर रखा जाता है। देखिए, प्रबंधन में पशुओं की उचित देखरेख, उनको चारा पानी प्रदान करना, उन्हें निवास स्थल प्रदान करना व बीमारियों से रक्षा करना, ये सब शामिल है। हमने उनको पाल लिया, इनकी उनके लिए एक निवास स्थान बना दिया। अब केवल रहने के लिए केवल वही थोड़ी जरूरी है कि घर बना दिया और बस पूरा जीवन निकल जाएगा। उनको खिलाना भी पड़ेगा, तो उनके लिए चारे की व्यवस्था करना भी, साथ के साथ अगर उन्हें कोई बीमारी हो जाती है या बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए उनका इलाज भी करवाना पड़ेगा टाइम टू टाइम। तो ये सारी चीजें इनके अंतर्गत आती है। आगे देखिए, मवेशियों के भोजन की बात करते हैं। क्या सारे प्रकार के मवेशियों को एक ही प्रकार का भोजन दिया जाता है क्या? नहीं। हर एक मवेशी की जरूरत अलग होती है, हर एक जानवर की जरूरत अलग होती है। जैसे हमारी बात करें, एक बच्चा कम चपाती खाता है, एक मध्यम आदमी है या फिर एक जो अडल्ट है वो उससे ज्यादा खाना खाता है, और जो बुजुर्ग है उनकी एक खाने की अलग चॉइस होती है। तो यहाँ पर जैसे एक छोटा बछड़ा है उसको ज्यादा खाना चाहिए किसके कंपेयर में? जो एक बूढ़ी गाय होती है उसके कंपेयर में। तो पहले तो ये पता लगाना जरूरी है कि ये जो पशु हमने पाल रहे हैं, मवेशी हम पाल रहे हैं, इसको खाने के लिए कितना और क्या देना चाहिए, ये उसकी आयु पर निर्भर करता है। देखिए, पशुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन को भरण कहते हैं। इसको देने से पहले जानवर की आयु, कार्य के प्रकार व स्वास्थ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि उसका स्वास्थ्य कैसा है, वो उस पशु से हमें क्या कार्य करवाना है और उसकी आयु क्या है। उदाहरण, एक जवान गाय के बछड़े को एक बूढ़ी गाय से अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, गाय भैंस के आहार में आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन जैसे पोषक तत्व शामिल होने चाहिए। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं आपके शर्करा। जितनी मीठी चीजें हैं वो आपके कार्बोहाइड्रेट में आती हैं। बात करें हम यहाँ पर प्रोटीन की,
और वसा की। ये तीनों किसके स्रोत होते हैं? ये तीनों से आपके मिलती है ऊर्जा। तो कोई भी कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो इसी वजह से ये तीनों चीजें उसके आहार में होनी चाहिए। और बात करते हैं कि विटामिन की जरूरत क्यों होनी चाहिए, तो विटामिन जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए क्या चाहिए? यहाँ पर उनको विटामिन चाहिए। तो इसी वजह से ये सारे पोषक तत्व उनके आहार में शामिल होने चाहिए। क्लियर? आगे देखिए, मवेशियों के आहार को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है आपका रुक्षांश, जिसे अपन कहते हैं मोटा चारा, और दूसरा है आपके सांद्र, जिसको अपन कहते हैं गाढ़ा किस्म का आहार। अब दोनों में अंतर क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, रुक्षांश में सेल्यूलोज जैसे कम पोषक पदार्थों व स्थूल कण एवं रेशे सम्मिलित है। चारे में देखो ज्वार, बाजरा, रागी व मक्का व फलीदार सब्जियां जैसे कि बरसीम इत्यादि, ये सारी उस रुक्षांश के अंदर मौजूद होती है। अब अगर अपन यहाँ पर बात करें किसकी? सांद्र की, तो सांद्र में वे आहार शामिल है जो एक या एक से अधिक पोषक तत्वों से परिपूर्ण होते हैं, जैसे तिलहन, खल, अनाज, बाजरा, चना व भूसा। ये सारी आपने देखा होगा ना कि बाड़े के अंदर एक बहुत बड़ा सा ऐसा कंटेनर टाइप होता है, या फिर वो सीमेंट का ही बनवा लिया जाता है और उसी में ही गाय भैंस का चारा डाला जाता है, तो उनके अंदर ये सारी चीजें मिलाई जाती हैं। आगे देखिए, बरसीम, लूसर्न, कावपी जैसे फलीदार हरे चारे। क्या? बरसीम, लूसर्न, कावपी, ये फलीदार हरे चारे हैं, बहुत पोषक हैं तथा मवेशियों को पसंद है। इन्हें शीतकाल में देना चाहिए। अब आपको ये भी ध्यान रखना है इन्हें कब देना चाहिए, कौन सी आयु पे कितना आहार जो है उस जानवर को देना है। इन्हें शीतकाल में देना चाहिए। कुछ पोषक चारे की घास के नाम इस प्रकार है, जैसे कि एलिफेंट घास, रोड्स घास, सूडान घास और नेपियर घास। क्लियर? आगे देखिए, एक सामान्य गाय को प्रतिदिन कितने आहार की आवश्यकता होती है? देखो, हरा चारा व सूखी घास 15 से 20 किलो चाहिए प्रतिदिन। अनाज का मिक्सचर 4 से 5 किलो और पानी 32 किलो आहार की आवश्यकता होती है। तो एक जो सामान्य गाय होती है उसको इन सारी चीजों की आवश्यकता होती है हर एक दिन। हमारे देश में एक गाय औसतन 1.5 लीटर दूध प्रतिदिन देती है। एक भैंस औसतन 2.5 लीटर प्रतिदिन दूध देती है। कुछ विकसित देशों में एक गाय औसतन 8 से 11 लीटर दूध प्रतिदिन देती है। देख रहे हो कि कितना डिफरेंस है। दूध का कम उत्पादन निम्नलिखित कारणवश है। क्यों हमारे देश के अंदर दूध का उत्पादन कम हो रहा है? तो देखो, मवेशी को निम्न स्तर का चारा देना, उसको जो उच्च स्तर का चारा है वो उसको प्राप्त नहीं हो रहा। अब जब खाएगा नहीं तो कोई भी उत्पाद कैसे देगा? सिंपल सी बात है। दूसरा, चारा एवं आहार इत्यादि की कमी। अब यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि इतना चारा प्रतिदिन एक गाय को चाहिए, उतना आहार उस गाय को मिल ही नहीं रहा है, तो वो दूध कैसे प्रदान करेगी? तीसरा, कम दूध देने वाली गाय भैंसों की स्थानीय किस्में, जो यहाँ की अपनी प्रजातियां हैं गाय भैंसों की, वो आपके दूध कम देती है। इसलिए हमारी कुछ स्थानीय नस्लों की गायों के नाम है, जैसे कि साहिवाल, गिर, थारपारकर, लाल सिंधी इत्यादि। विदेशी किस्म की गायों के संकरण से हमारे देश की गायों की कुछ नई नस्लें इस प्रकार है। कुछ विदेशी प्रजातियां लाई गई, उनके हमारी भारतीय प्रजातियों के साथ संकरण करवाया गया, और जो यहाँ पर नई प्रजाति बनी है वो आपकी जर्सी, करन एवं स्विस ब्राउन। भूरे स्विस और साहिवाल का संकरण कराने पर यह मिली है। करन और फ्राइज थारपारकर और होलस्टाइन के संकरण से बनी है। फ्रेशवाल जो कि फ्रोजियन और साहिवाल के उससे बनी है, और होलस्टाइन फ्रीजियन, ये नस्लें अधिक मात्रा में दूध देती है। तो अगर ऐसी एक प्रजाति हम प्राप्त कर ले जो आपकी स्थानीय और विदेशी प्रजातियों का एक कॉम्बिनेशन है, तो वो आपके दूध स्थानीय प्रजातियों की मात्रा में ज्यादा देगी। जर्सी नस्ल अमेरिका की जर्सी टापू की नस्ल है। ब्राउन स्विस स्विट्जरलैंड की एक प्रमुख नस्ल है।
होलस्टाइन फ्रेशियन हॉलैंड की एक नस्ल है। तो ये सारी विदेशी नस्लें हैं आपकी। भारत की कुछ भैंसों की नस्लों के नाम इस प्रकार है, मुर्रा, मेहसाना, सुरती और जाफराबादी। क्लियर? आगे देखिए, अब बात करते हैं जनन और दुग्ध स्रवण की। ये तो हुई इनके खान पान की बात। अब जनन और दुग्ध स्रवण कैसे होगा? तो देखिए, एक आयु के बाद एक मादा बछिया प्रजनन के लिए परिपक्व हो जाती है। एक सर्टेन एज के बाद, जैसे हम बात करें मानवों की, तो मानवों के अंदर भी जो आपकी मादाएं होती हैं उनमें परिपक्वता आने के बाद, मैच्योरिटी यानी कि प्यूबर्टी आने के बाद वो भी आपके प्रजनन के योग्य हो जाती है। इसी प्रकार सेम किस्में होता है इन चौपाया जानवरों में। वह दोनों प्रकार के प्रजनन के लिए चाहे प्राकृतिक विधि से हो या फिर कृत्रिम विधि से हो, इनके लिए तैयार हो जाती है। पर इसके फलस्वरूप वह बछड़े को 10 महीने के प्रसव काल के उपरांत जन्म देती है। अब जब प्रसव हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है उस बछड़े की, उसके बाद फिर क्या होता है? दुग्ध स्रवण होता है। इस समय अवधि में वह दुग्ध स्रवण की प्रक्रिया में प्रवेश कर जाती है और दूध देने लगती है। दुग्ध स्रवण की अवधि बढ़ाकर उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, परंतु यदि दुग्ध स्रवण अवधि को बाहर से हार्मोनों के अविवेकपूर्ण प्रयोगों से बढ़ाने की कोशिश की जाएगी तो इस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है इन हार्मोनों का। तब ये जानवरों व दूध की गुणवत्ता दोनों के लिए क्या है? हानिकारक सिद्ध होगा। तो अगर आप जबरदस्ती एक गाय से ज्यादा दूध प्राप्त करना चाहते हैं हार्मोनों के जरिए, तो दूध की जो गुणवत्ता है उसमें भी कमी आएगी और जो जानवर है उसके के लिए भी ये हानिकारक सिद्ध होगा। क्लियर हुई बात? यहाँ पर आज की इस क्लास में हमने बात की है पशुपालन संबंधी कृषि की, जिसमें जो जानवर है उनको पाला जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, उनको खाना प्रदान किया जाता है और उनसे उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। उत्पादों के रूप में हमें यहाँ पे दूध मिलता है, मांस मिलता है, अंडे मिलते हैं। हर एक प्रतिदिन जानवर की जो खाद्यान्न की यहाँ पर जरूरत होती है वो अलग अलग होती है। तो जैसे अगर अपन बात करें, एक बछड़ी की जरूरत खाने की ज्यादा होती है एक जो बूढ़ी गाय होती है उसके कंपैरिजन में। तो जितना चारा, जितना पानी एक पशु को प्रतिदिन चाहिए उतना उनको प्रदान करना चाहिए, उसी से ही आपके उचित मात्रा में दूध और उत्पाद प्राप्त होंगे। क्लियर? ये तो बात की हमने आज की इस क्लास में। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इस क्लास को लाइक कीजिए। जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।